हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमा, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या क्या लिमिटेशंस और क्या क्या सीमा है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अर्थात मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या क्या सीमा है। ओके, चित्र 2 मेंडलीव की आवर्त सारणी। ओके, तो जिससे कि हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या क्या सीमा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन, अर्थात फर्स्ट है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। चूंकि जो हाइड्रोजन होता है क्या होता है, वह H प्लस अर्थात धन आवेश एवं H माइनस ऋण आवेश दोनों देता है, अर्थात क्या देता है, या धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का जो स्थान है वह अनिश्चित है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वह क्या करता है, वह धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों आवेश देता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन का स्थान होता है वह अनिश्चित है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग इस पीरियोडिक टेबल में बात करें तो धनावेश कौन देता है, जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है H प्लस ए वाई प्लस एन ए प्लस ए के प्लस ये सभी क्या होता है, धनावेश देता है, अर्थात यह हाइड्रोजन क्षार धातु जैसे कि Na प्लस के अनुसार क्या देता है, यह धनावेश देता है। ठीक इसी प्रकार से होता है जो हैलोजन आयन होता है, जैसे कि F हो गया, क्लोरीन हो गया, अर्थात फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सभी क्या देता है, वह नेगेटिव चार्ज देता है, जैसे कि ऋणात्मक आवेश, जैसे कि Cl माइनस हो गया, Br माइनस। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वह धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों देता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन के स्थान है वह अनिश्चित है। ओके, दूसरा है भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा जाना। कैसे, तो चलिए इसमें समझते हैं। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा गया, जैसे कि जो कि मेंडलीव नियम के अनुसार नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कोबाल्ट एवं निकेल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है 58.93 होता है, एवं जो निकेल का जो परमाणु भार होता है 58.7 होता है। ओके, तो मेंडलीव के नियम अनुसार क्या था कि जो निकेल है उसको कोबाल्ट के पहले होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कोबाल्ट क्या है, वह निकेल से पहले था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा गया। ओके, तीसरा समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। ओके, तीसरा समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें जैसे कि हाइड्रोजन। ओके, तो जो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक कौन कौन सा होता है, तो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राडियम, अर्थात 1H1, 1H2 एवं 1H3। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता था, जो परमाणु जो क्रमांक होता है इसका जो तो एक होता है 111, परंतु जो इसका जो मास नंबर होता था, एटॉमिक मास नंबर था, परमाणु द्रव्यमान होता है, वह अलग अलग होता है। किसके लिए 1 होता है, सेकेंड होता है, वह थर्ड होता है। इसका प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राटियम कहते हैं, आई मीन टीटियम भी कहते हैं या फिर ट्राटियम। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसका जो परमाणु क्रमांक तो सभी में सेम है, परंतु इसका जो परमाणु भार अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि समस्थान को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को अलग अलग स्थान दिया गया, क्या इसका जो समस्थानिक है उसको नहीं, केवल एक ही स्थान को प्रदर्शित किया गया है। ओके, चौथा है एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। ओके, कैसे, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें क्या किया है, जो मेंडलीव ने क्या है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तो व्यवस्थित किया, परंतु एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर जो परमाणु भार है वह नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। कैसे, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात कर सकते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु भार है 24.31, उसके पश्चात एल्यूमिनियम का 29.99, उसके पश्चात है सिलिकॉन का 28.0209। ओके, तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या था, जो सिलिकॉन है वह एल्यूमिनियम के पहले आना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं। ओके, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या सिलिकॉन से पहले, और जो एल्यूमिनियम का जो परमाणु जो भार है वह सिलिकॉन से अधिक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं
एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। ओके, ठीक इसी प्रकार से हम लोग अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल में भी ओके तो 58.93 है एवं इसमें 58.71 है 71। ओके, तो इसका भी जो परमाणु भार है क्या है, जो कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वो निकेल के परमाणु भार से अधिक है। ओके, तो इसमें क्या होना चाहिए था, निकेल का वो क्या है कोबाल्ट से पहले होना चाहिए था, परंतु कोबाल्ट क्या निकेल से पहले। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ा। अर्थात इस प्रकार से मेंडलीव आवर्त सारणी की लिमिटेशंस है। ओके, तो कौन कौन से, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित, दूसरा भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा जाना, तीसरा समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, फोर्थ है एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, फर्स्ट हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। ओके, तो हाइड्रोजन क्षार धातु के आयनों Na+K+ की भांति H+ आयन तथा हाइड्रोजन आयन Cl-Br- की भांति H- आयन भी बनाता है, इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन क्या होता है वह क्षार धातु के आयनों के समान H+ आयन एवं हाइड्रोजन आयनों के समान H- आयन बनाता है, जिसकी वजह से यह निश्चित नहीं किया जा सका कि हाइड्रोजन का स्थान कहाँ रखना उचित होगा। अतः इस प्रकार से हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। ओके, दूसरा भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा जाना। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्व को हल्के तत्व से पहले रखा गया जो मेंडलीव नियम के अनुसार नहीं है, जैसे कि कोबाल्ट परमाणु भार 58.1 को निकेल परमाणु भार 58.7 के पहले रखा गया है। ओके, तीसरा समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडलीव आवर्त सारणी में समस्थानों के लिए कोई स्थान नहीं था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का जो क्या है समस्थानिक है उसको अलग अलग स्थान दिया गया क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की समस्थानिक है जैसे कि है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं टेरियम। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर तो समान है था, इसका जो रासायनिक गुण क्या होता है वह समान होता है, परंतु इसकी परमाणु भार में विभिन्नता होता है। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है। ओके, फोर्थ है एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ा, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकता है। विशेषकर जब हम बाहरी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। तो इस प्रकार से मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमा है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित, दूसरा भारी तत्वों को हल्के तत्व से पहले रखा जाना, तीसरा समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना, फोर्थ है एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, लूथरमेयर के द्वारा तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है लूथरमेयर के द्वारा तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। तो लूथरमेयर के द्वारा तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो तत्व के वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार एवं परमाणु आयतन, अर्थात लूथरमेयर के द्वारा तत्व के वर्गीकरण का आधार तत्व के परमाणु भार एवं परमाणु आयतन है। दूसरा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले प्रथम चार तत्वों के नाम तथा संकेत लिखिए। ओके, तो जैसे कि प्रथम समूह में पाए जाने वाले तत्व जैसे कि हाइड्रोजन होगा, लिथियम होगा, सोडियम एवं पोटेशियम। ठीक इसी प्रकार समूह 2 में पाए जाने वाले 4 एलिमेंट्स के नाम जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया एवं स्टैंशियम हो गया, Sr। ओके, अर्थात स्टैंशियम। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी के स्तंभ 1 व 2 में पाए जाने वाले प्रथम 4 तत्वों के नाम तथा संकेत हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एवं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं स्टैंशियम। ओके,
तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, और इसके संकेत है HLi Na एवं K। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय समूह में से जो एलिमेंट्स के नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं स्ट्रोंशियम, जिसको संकेत है BeMgCa एवं Sr। ओके। थर्ड, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, उनमें रखे गए तत्वों के नाम लिखिए। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, तो उनमें रखे गए तत्वों के नाम क्या क्या है? तो वह है स्कैंडियम, जिसको S एवं C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार से गैलियम, जिसको G के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एवं जर्मेनियम Ge के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके। फोर्थ, उन दो तत्वों के नाम लिखे जिनके संदिग्ध परमाणु भार में मेंडेलीव द्वारा सुधार किया गया। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है? उन दो तत्वों के नाम लिखे जिनके संदिग्ध परमाणु भार में मेंडेलीव के द्वारा सुधार किया गया। तो इसका आंसर है इंडियम तथा यूरेनियम के परमाणु भार में सुधार किए गए। ओके। 5 है, अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का क्या कारण है? लिखिए। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का क्या कारण है। लिखिए। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो अक्रिय गैसों को क्या है, शून्य समूह भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए इसका रीजन अर्थात कारण को समझने का प्रयास करते हैं कि अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का कारण क्या है। ओके, तो अक्रिय गैसों को पृथक समूह में रखने का मुख्य कारण है, पहला, यह कम क्रियाशील होता है, दूसरा, इसमें शून्य विद्युत ऋणता होता है, तीसरा, उच्च आनन विभव होता है, एक परमाणविक आकार होता है, पांचवा है अंतिम कोश में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का नहीं पाया जाना, और छठवा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश। अतः इस कारण से अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का कारण है। ओके, मेंडेलीव की वर्गीकरण की कमियों को 20वीं सदी के आरंभ में अपरमाणु कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज और परमाणु की आंतरिक संरचना की समझ बनने के बाद दूर करना संभव हुआ। ओके, तो इस प्रकार से मेंडेलीव की वर्गीकरण की कमियों को क्या है, 20वीं सदी के आरंभ में अपरमाणु कणों अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज और परमाणु की आंतरिक संरचना की समझ बनने के बाद दूर करना संभव हुआ। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि मेंडेलीव आवर्त सारणी की क्या क्या लिमिटेशन अर्थात सीमाएं हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।